भारत में बाल अधिकार ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे हमारे आने वाले कल से जुड़ा है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारा संविधान एक ढाल की तरह काम करता है और कैसे ग्राउंड लेवल पर बच्चों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन का पूरा सिस्टम खड़ा किया गया है। इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल रूट कॉज यानी मूल समस्या से, फिर देखेंगे हमारी संवैधानिक ढाल को, कानूनी ढांचे को, उसके बाद आएंगे एक बहुत ही फेमस केस पर, और आखिर में समझेंगे कि सिर्फ पाबंदी लगाना काफी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं द बेसलाइन प्रॉब्लम की। आखिर ये शोषण या एक्सप्लॉइटेशन शुरू कहाँ से होता है? अब किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन जानना बहुत जरूरी है। ये जो रेफरेंस हम देख रहे हैं ना, ये सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक ऑन चाइल्ड राइट्स एंड द लॉ से है। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट खुद किसी चीज की गाइड निकाले तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है। ये बस कानून की एक किताब नहीं है, बल्कि जमीनी बदलाव का एक बहुत बड़ा हथियार है। हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं तो एक बहुत ही दर्दनाक सिस्टम था जिसे कहते थे बेगार। बेगार का सीधा सा मतलब था बिना एक पैसा दिए जबरदस्ती काम करवाना। इसकी जड़ें जमींदारी प्रथा और उससे भी पहले के दौर में मिलती हैं, जहां हाशिए पर रहने वाले लोगों से मुफ्त में मजदूरी करवाई जाती थी। संविधान बनाने वालों का एकदम क्लियर विजन था कि इस सिस्टम को तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड यानी संविधानिक ढाल की, जिसमें आते हैं आर्टिकल्स 23 और 24। तो इन दोनों आर्टिकल्स के बीच का बेसिक डिफरेंस समझना यहाँ बहुत जरूरी है। आर्टिकल 23 एक यूनिवर्सल रूल की तरह काम करता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हर तरह की फोर्स्ड लेबर से सभी को बचाता है। लेकिन आर्टिकल 24 थोड़ा अलग है। ये स्पेसिफिकली एक मजबूत ढाल है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनी है। ये फैक्ट्रीज, खदानों या किसी भी खतरनाक जगह पर बच्चों के काम करने पर एकदम एब्सोल्यूट बैन यानी पूरी तरह से रोक लगाता है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन संविधान के इन्हीं रूल्स को असल जमीन पर लागू करने के लिए चाहिए था एक पक्का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी एक प्रॉपर कानून। अब यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कानून की नज़र में एक चाइल्ड यानी बच्चा कौन है और एक एडोलेसेंट यानी किशोर कौन है, क्योंकि इसी से तय होता है कि किसे कितनी सिक्योरिटी मिलेगी। अमेंडेड चाइल्ड लेबर एक्ट बिल्कुल साफ कहता है 14 साल से कम उम्र का कोई भी है तो वो चाइल्ड है, और 14 से 18 साल के बीच वाले आते हैं एडोलेसेंट कैटेगरी में। और इस क्लासिफिकेशन का असर क्या होता है? चलिए इसके की प्रोविजंस देखते हैं। 1986 का ओरिजिनल एक्ट और फिर 2016 का अमेंडमेंट, इन्होंने मिलकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्री बना दी। 14 साल से छोटों के काम करने पर तो एकदम पूरी तरह से बैन है। सिर्फ एक छूट दी गई है, वो भी स्कूल के बाद अपने ही परिवार के ऐसे बिजनेस में जो खतरनाक न हो। एडोलेसेंट्स को भी माइनिंग, एक्सप्लोजिव या फैक्ट्री वाले खतरनाक कामों से पूरी तरह दूर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, चाइल्ड लेबर को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है, जिसका मतलब है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब थ्योरी से बाहर निकलकर एक रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखते हैं। ये बात है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस की, जिसे शिवकाशी मैचस्टिक केस भी कहते हैं। इमेजिन कीजिए तमिलनाडु की शिवकाशी का सीन। वहां क्या हो रहा था? छोटे छोटे बच्चे माचिस और पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। ये फैक्ट्रीज कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ खत्म। ये सिर्फ उनकी जान के लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं था, बल्कि ये सीधे सीधे आर्टिकल 24 का एकदम खुल्लम खुल्ला वायलेशन था। एक्टिविस्ट MC मेहता ने कोर्ट के सामने जो पॉइंट रखा वो एकदम दिल झकझोर देने वाला था। उनका कहना था कि बच्चों को ऐसे मौत के कुएं में धकेलना उनसे सिर्फ उनका बचपन बेरहमी से नहीं छीनता, बल्कि उन्हें भयानक हेल्थ और सेफ्टी रिस्क के आगे खड़ा कर देता है। ये हमारे पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा मॉरल और लीगल फेलियर था। अब आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में स्टेट डिफेंड करने लगती है, राइट? लेकिन इस केस में तमिलनाडु सरकार ने अपोज करने के बजाय कोऑपरेट करने का फैसला किया, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क कदम उठाया जिसने चाइल्ड लेबर से लड़ने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से जानती थी कि सिर्फ पेनाल्टी लगाने से कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने एक प्रॉपर मल्टी प्रोंग्ड मास्टर प्लान बनाया। क्या था ये प्लान? पहला, जो भी एम्प्लॉयर गिल्टी मिलेगा उस पर हर एक बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपए का फाइन लगेगा। दूसरा और सबसे बढ़िया पॉइंट, बच्चे की इनकम बंद हुई है ना, तो उसकी जगह फैमिली के किसी एडल्ट को जॉब देनी होगी या फिर स्टेट को 5,000 का योगदान देना होगा। तीसरा,
फाइन से जो पैसा आएगा उससे वेलफेयर फंड बनेगा, जिससे उन बच्चों की पढ़ाई होगी। और चौथा, अगर कोई नॉन हैजार्डस काम है तो वहां भी मैक्स 6 घंटे की शिफ्ट होगी और 2 घंटे पढ़ाई जरूरी होगी। एकदम ब्रिलियंट अप्रोच है ना? और यही मास्टर प्लान हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज पर ले आता है, प्रोहिबिशन टू रिहैबिलिटेशन, यानी सिर्फ रोक लगाने से आगे बढ़कर बच्चों को सुधार और पढ़ाई की तरफ ले जाना। 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या सिर्फ कानून में बैन लिख देने से चाइल्ड लेबर सच में रुक जाता है? कोर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को समझ आ गया था कि जब तक सबसे बड़ी बीमारी यानी गरीबी का इलाज नहीं होगा, तब तक बाकी सब बेकार है। अगर घर में खाना नहीं है तो एक पेपर पर लिखा कानून बच्चों को फैक्ट्रीज में जाने से नहीं रोक पाएगा। और यही एंट्री होती है हमारे सबसे बड़े गेम चेंजर की, आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन। ये 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त पढ़ाई की गारंटी देता है। सच कहूं तो चाइल्ड लेबर का अल्टीमेट सोल्यूशन यही है। एजुकेशन एक ऐसी मैग्नेट है जो बच्चों को फैक्ट्रीज की आग से निकालकर सीधे क्लासरूम्स के सेफ माहौल में खींच लाती है। और जब इसको चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड के साथ मिलाया जाता है तो ये एक सॉलिड फेल प्रूफ सिस्टम बन जाता है। इस पूरे सफर को रैप अप करते हुए मैं बस एक चीज एम्फसाइज करना चाहूंगा। शोषण के खिलाफ अधिकार सिर्फ एक कानूनी हक नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। ये इंश्योर करता है कि इस देश में किसी की भी बेसिक इंसानी गरिमा, उनकी ह्यूमन डिग्निटी के साथ समझौता ना हो। तो इस मुद्दे को सोचिएगा जरूर, क्या एज अ सोसाइटी हम सच में अपने हर बच्चे को एक सुरक्षित बचपन दे पा रहे हैं? खैर, अगर इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी अगले दिलचस्प टॉपिक के साथ।